रेखा गुप्ता ने किया ट्वीट। पीएम मोदी को बताया अपना जीवन गुरु, कहा भारत विश्व मंच पर कर रहा दिशा तय। विश्वास का 100वीं वर्ष समापन समारोह आयोजित कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल, कहा भारत के नए आपराधिक कानूनों पर प्रकाश डालता है ये कार्यक्रम। एलजीबी के सक्सेना ने आरंभ पुस्तकालय का किया लोकार्पण। सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में हुए शामिल। आधुनिक सुविधाओं से लैस है पुस्तकालय। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे लिए प्रधानमंत्री केवल प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन गुरु हैं, जिनके नेतृत्व में सेवा, सुशासन और राष्ट्र सर्वोपरि को मेरे सार्वजनिक जीवन की दिशा और ध्येय बनाया। हाल ही में संपन्न विदेश यात्रा इसका सजीव प्रमाण है और इसके साथ ही भारत अब विश्व मंच पर केवल उपस्थिति नहीं, दिशा तय कर रहा है। सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित होना भारत की प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री की दृष्टि और हमारे सांस्कृतिक आत्मबल की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति है। ये केवल कूटनीति नहीं, यह एक नए भारत का आत्मविश्वास है जो अपने इतिहास से जोड़कर भविष्य का निर्माण कर रहा है। गर्व है कि हम उस युग का हिस्सा हैं जहां भारत बोल रहा है और दुनिया ध्यान से सुन रही है। और आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में विश्वास का 100वीं वर्ष नायक नामक बेटी प्रदर्शनी के समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। सीएम रेखा ने संबोधन देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम भारत के नए आपराधिक कानूनों पर प्रकाश डालता है और न्याय व्यवस्था में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। बैठकर ध्यान कर रही थी। 1947 में देश आजाद हुआ। उससे पीछे अगर जाकर के मैं देखती हूं तो ध्यान आता है कि आजादी की लड़ाई कब से शुरू हुई। तो हमें ध्यान आता है 1856 में कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई का बिगुल बजा। यानी कि लगभग गुलामी के काल से बने हुए कानूनों को हम अपनी पीठ पे ढोए हुए साल दर साल सदियों पुराने इन कानूनों को चलाए जा रहे थे। सरकारें आई और सरकारें चली गई, परंतु किसी ने यह चिंता नहीं की कि ये कानून क्या सचमुच भारत के लिए बने हैं, भारत की जनता के लिए बने हैं। किसी ने नहीं सोचा। वर्षों वर्ष राज किया देश पे, उसमें से अपना लाभ खोजा और कई कानूनों को तोड़ा मरोड़ा जरूर, परंतु अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए। अनेकों केसेस हमने सुने हैं कि कैसे हमारा वोट बैंक रिजर्व रहे, प्रिजर्व रहे, उसके लिए सरकारों ने कानून हटाए और बनाए। परंतु जनता के हित में, जनता को न्याय देने वाले कानून होने चाहिए। पुरानी व्यवस्थाएं जो बिगड़ी पड़ी थी, जिसमें न्याय की बात नहीं थी, सजा की बात थी। ये भारत गुलाम है, यहां के लोग गुलाम हैं, वो सजा के पात्र हैं। हमारे खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। ये सब संपत्ति, पूरा देश हमारा है। इस संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। इस तरीके के सारे कानूनों को जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बदला, तो ये सोच के बदला कि दंड नहीं, न्याय देना है। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट नहीं, एक न्याय देने वाली प्रक्रिया का शुभारंभ हो। और वर्षों सदियों पुराने इन कानूनों को इसी विजन के साथ बदला गया। वो कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है साथियों। हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। भारत की ये न्याय व्यवस्था की सूरत बदलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने
हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा बहुत ही होमवर्क करके, स्टडी करके, एक्सपर्ट्स की राय के साथ में न जाने कितने घंटों की तपस्या, कितने दिनों की तपस्या के बाद इन कानूनों को तैयार किया गया। एक एक मामूली पक्ष को भी संज्ञान लेते हुए देश के 140 करोड़ जनता के लिए न्याय में विश्वास दिखाने वाली ये पूरी व्यवस्था डेवलप की गई, और मात्र छोटे से कार्यकाल में। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे देश में, हर राज्य में इन कानूनों के इंप्लीमेंटेशन को कितनी मुस्तैदी के साथ किया गया। और इस 2023 में कानून बने, 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए, और उसके बाद से आज 1 साल मात्र हुआ है। लगभग सभी राज्यों में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई, और जो वर्षों वर्ष पेंडिंग रहने वाले केसेस थे, यानी क्राइम होता था और न्याय जब मिलता था तो पूरी की पूरी पीढ़ी बदल जाती थी। ऐसी व्यवस्था जिसमें हम जी रहे थे, आज किस तरीके से टाइम बाउंड तरीके से न्याय मिले, इसकी चिंता की गई। मुझे खुशी है कि ये स्वर्णिम काल हम सब लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं भारत को बदलते हुए देखने का। भारत नित्य रोज नए नए आयाम छू रहा है। और मैं जब एक साधारण नागरिक के नाते सोचूं या राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते सोचूं, मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति को देश के प्रति अपना अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। यदि हम सही मायने में चाहते हैं कि ये भारत आगे बढ़े, विश्व गुरु बने। देश की सेनाएं सरहद पे लड़ रही है, सरहद पे लड़के वो अपना कर्तव्य पालन कर रही है, आपकी और हमारी, हम सबकी रक्षा कर रही है। सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए रोज नई पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं और उनको लागू करते हैं। और हम लोग उन सभी निर्णयों को, उन सभी पॉलिसीज को लागू करवाने में, जनता तक पहुंचाने में और जनता को न्याय दिलवाने में हम सब लोग जो यहां बैठे हैं, अलग अलग कंपोनेंट हैं इस पूरी व्यवस्था के, पुलिस प्रशासन, सरकार, आप सभी लोग, यदि हमने अपनी इसमें भूमिका निभाई तो ये मान लीजिएगा कि इस धरती पे, इस मातृभूमि पे जन्म लेना हमारा भी सफल माना जाएगा। हमें भी देशभक्तों की सूची में शामिल किया जाएगा, वो लोग जो केवल अधिकारों की बात ना करें, कर्तव्यों के प्रति भी अपना ध्यान रखें। और जब हम सब मिलकर के, देश के 140 करोड़ लोग मिलकर के अपना अपना फर्ज, अपना अपना दायित्व निभाएंगे, तो निश्चित रूप में ये देश, ये भारतवर्ष रोजाना 140 करोड़ कदम आगे की ओर बढ़ जाएगा। और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको निश्चित रूप से अपनी भूमिका तय करनी होगी, निभानी होगी, और देश पॉजिटिवली पूरे विश्व में अपना सम्मान, स्वाभिमान और स्थान बना सके, ये हम सबका दायित्व है। भारत माता की। और मालवीय नगर विधानसभा स्थित अधचुनी गांव में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की गरिमामय उपस्थिति में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आरंभ पुस्तकालय का लोकार्पण संपन्न हुआ। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई और बताया कि वाईफाई, एसी, प्रत्येक सीट पर पावर आउटलेट, लॉकर सुविधा और इसी के साथ कैफेटेरिया एवं ओपन एयर बैठक जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह पुस्तकालय दिल्ली के विद्यार्थियों को एक सुरक्षित, एकाग्र और समग्र अध्ययन परिसर प्रदान करेगा। आरंभ पुस्तकालय केवल अध्ययन की एक जगह नहीं, बल्कि उन युवाओं के लिए अवसर का आरंभ है जो कि दृढ़ संकल्प के साथ अपने भविष्य को आकार देना चाहते हैं। इस लोकार्पण अवसर पर सांसद बासुरी स्वराज एवं मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय की उपस्थिति रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना, ट्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया सहित 5 देशों की यात्रा के बाद भारत लौटे और प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए। पीएम मोदी का 27वां इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री ने नामीबिया की संसद को भी संबोधित किया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि आपने देखा होगा कि राजेंद्र नगर में एक बहुत ही दुखद घटना घटी जिसमें 3 बच्चों की एक जान चली गई। वे एक बेसमेंट में पढ़ रहे थे। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि हम डीडीए के कम उपयोग वाले सामुदायिक केंद्रों को पुस्तकालयों में परिवर्तित करेंगे। राजेंद्र नगर में पहले आरंभ पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया और आज कई बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और बहुत संतुष्ट हैं। आज हम दूसरे आरंभ पुस्तकालय का उद्घाटन कर रहे हैं और जल्द ही 2 और पुस्तकालयों का शुभारंभ किया जाएगा। देखा होगा कि राजेंद्र नगर में एक बहुत दुखद घटना घटी थी जिसमें 3 बच्चों ने अपनी जान खो दी और बेसमेंट में पढ़ा करते थे। उसके बाद से ये डिसाइड किया गया कि हम जो डीडीए के जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहां पर उसका यूज बहुत कम है उनको लाइब्रेरी में कन्वर्ट करेंगे। पहली लाइब्रेरी हम लोगों ने राजेंद्र नगर में इनॉग्रेट की थी, अगर शायद आप लोगों ने देखी हो। आज उस लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड। ये आज दूसरी आरंभ लाइब्रेरी की शुरुआत हो रही है और उसके बाद 2 और लाइब्रेरी जो बन रही हैं उनको भी हम शुरुआत करेंगे। मकसद ये है कि बच्चे जो बाहर से आते हैं यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए उन्हें एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिले पढ़ने के लिए, ना कि बहुत ज्यादा पैसा दें, एक्सप्लॉयटेशन हो उनका और उसके बाद वो यहाँ से परेशान होकर जाएं। दिल्ली नेशनल कैपिटल है देश की, यहाँ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर सुविधा बेस्ट हो और उसी सीरीज में आज ये दूसरी आरंभ लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ है। इसमें एनरोलमेंट के लिए पहले से ही भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। आज 2 बच्चों को एनरोलमेंट का कार्ड दिया गया है और हमारी कोशिश होगी कि यहाँ जितने भी बच्चे एनरोल हों उन सबको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ वो पढ़ें और इस देश की जो नींव होती है सिविल सर्विस उसमें क्वालिफाई करें। यहाँ पर एक कैंटीन का भी निर्माण किया गया है। जब बच्चा पढ़ता है तो उसके बाद उसको जरूरत पड़ती है कि कहीं उसको चाय की जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ सब्सिडाइज रेट के ऊपर उनको खाना भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, कॉफी मिलेगी। ये 24/7 लाइब्रेरी यहाँ काम करेगी। एयर कंडीशनड है, पानी की भी बहुत अच्छी सुविधा है और मुझे यकीन है कि इस लाइब्रेरी से जो बच्चों का फ्यूचर है और बेहतर। 6 का भी हमारा प्लान है, 2 ये हमने खोल दिया और इस महीने में हम करीब 2 और जो है इनॉग्रेट करेंगे, ऐसा हमारे पास प्लान है। ये बहुत ही शुभ दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं कि उनकी पूरी टीम भी है और जब से उन्होंने चार्ज संभाला है दिल्ली में जो है कहना चाहिए कि डेवलपमेंट की एक बहार आ गई है और इस तरीके के काम हम करते रहेंगे सब मिलजुल कर और दिल्ली को एक स्वच्छ दिल्ली देने का जो हमारा प्रयास है जिसमें मुख्यमंत्री जी लगी हुई है उसको देने में सफल। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सेवा सदन में अपनी पहली जन सुनवाई की जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर उनके कार्यालय पहुंचे। इस दौरान लोगों ने सीएम रेखा के सामने अपनी समस्याएं रखी जिस पर सीएम रेखा ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के देश नामीबिया दौरे पर थे और ऐसे में नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नौदिवे ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। साथ ही दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। वहीं पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। विंड होक एयरपोर्ट पर मोदी का पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नामीबिया में पीएम मोदी की यह पहली और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा थी और ऐसे में 27 सालों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया दौरे पर है। नई दिल्ली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस के ऑपरेशन सेल ने 5 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है। ऐसे में आपको बताते चले कि जिनमें से 4 वयस्क और एक 40 दिन का शिशु शामिल है। ये लोग बिना वैध दस्तावेजों के 2023 से भारत में रह रहे थे। मुखबिर की सूचना के बाद उन्हें दिल्ली कैंट इलाके से गिरफ्तार किया गया तो वहीं सत्यापन के बाद
FRRO के माध्यम से निर्वासन प्रक्रिया शुरू की गई। और दिल्ली में टॉय बीच इंटरनेशनल एग्जीबिशन आयोजित की गई, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने भाग लिया। जहां सीएम रेखा ने टॉय बीच इंटरनेशनल प्रदर्शनी में उनके नाम पर बनाई गई एक एग्जीबिशन डॉल भेंट की गई, जिसका समापन भारत मंडप में हुआ। नीले रंग की साड़ी में लिपटे इस विशेष संस्करण की गुड़िया पर एक झंडा लगा हुआ है, जो उन्हें दर्शाता है कि एक सच्ची राष्ट्रवादी और छोटे बच्चों के लिए एक प्रेरणा, जिसे बालक क्रिएशन ने बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आपको बताते चले कि जिसमें उन्होंने पार्टी की आगामी रणनीतियों, संगठन के विस्तार और जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य जनसेवा और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना है। सचदेवा ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि किस तरह से केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता गुमराह करने की कोशिशें अब काम नहीं आएगी। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिस विचार को जीता है, या जिस आइडियोलॉजी के लिए हम लोग काम करते हैं, वो विचार है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार। वो व्यक्ति का विचार नहीं है, वो विचार है राष्ट्रवाद का, राष्ट्रनीति का, राष्ट्र प्रेम का। और जिस विचार की नींव 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के रूप में रखी थी, वो विचार एक बीज के रूप में अंकुरित किया गया और आज एक वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे विश्व में उसकी शाखाएं दिखाई देती हैं। और एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब ने डॉक्टर मुखर्जी को बहुत ध्यान से पढ़ा है। एक बहुआयामी व्यक्तित्व, जिसके जीवन में पद तो अनेक मिले, लेकिन पद के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा काम किया विचार के लिए, उन्होंने हमेशा काम किया एक ध्येय के लिए। दो बार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना, बंगाल मंत्रिमंडल से, फिर केंद्र के मंत्रिमंडल से, और जब जब इस्तीफा देना तब तक विषय सिर्फ एक ही रखना कि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सबसे पहले है। तो ऐसे महापुरुष के जीवन पर पिछले 1 महीने से हमारी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने एक प्रयास किया है। उसमें कुछ कमियां रह सकती हैं, लेकिन कल शाम को कमानी ऑडिटोरियम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर एक नाट्य मंचन हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बचपन में उनका स्वभाव क्या था, कैसे वो कॉलेज में रहे, कैसे वो युवा कुलपति बने, 33 वर्ष की आयु में वो सबसे युवा कुलपति बने, कैसे उनका राजनीति में प्रवेश हुआ, राजनीति में प्रवेश होने के बाद भी अपने लिए समझौता नहीं करना, लेकिन देश के लिए लड़ना, देश की अखंडता के लिए लड़ना, उसके लिए अपना बलिदान देना, कैसे नेहरू मंत्रिमंडल से, उस समय के प्रधानमंत्री से मतभेद होना और देश के लिए उन मतभेदों के कारण भी मंत्रिमंडल छोड़ना, और किस तरह से शेख अब्दुल्ला ने जिन भी परिस्थितियों में डॉक्टर मुखर्जी का देहांत हुआ, उन परिस्थितियों का भी जिक्र उस नाट्य मंचन में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।